अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मरियम नवाज शरीफ ने बहुत ही कारी ज़रबें लगा दी हैं और वो भी आला अदलिया पे। मैं काफ़ी उनमें से जो बातें हैं वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगा शो में, वो तो फिर कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में ना आ जाए, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो क्योंकि उनका इल्ज़ाम है और मैं वो उसको दोहरा सकता हूँ। वो कहती हैं कि जी सितंबर के अंदर इलेक्शंस के ऊपर ज़ोर इसलिए है कि इमरान खान ने वादा किया हुआ है अपने मनपसंद लोगों को कि मैं आऊँगा और उसके बाद मैं जो हूँ 3 साल के लिए आपको एक्सटेंशन दे दूंगा। जो आपके साथ लोग हैं आपके बाद उनको 3-3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसलिए ये तीन जो हैं इमरान खान को इतना फेवर कर रहे हैं। क्या ये बातें सही हैं या गलत, इसका जवाब तो उन्हीं 3 अफराद में से कोई दे सकता है। मेरे पास उसका जवाब नहीं, लेकिन ये बहुत कारी इल्ज़ामात हैं और सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक जिन लोगों के ऊपर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस गए हुए हैं वो रेफरेंसेस क्यों नहीं शुरू हुए या क्यों नहीं खुले अभी तक, उन पे क्यों नहीं बातचीत शुरू हुई? कब तक हम अपना जो है हर चीज़ को कालीन के नीचे देते रहेंगे कि मट्टी पाओ लोग भूल जाएं? तो फिर देख लो, अब जो साकिब निसार साहब के साहबजादे हैं उनकी जो ऑडियो है उसने भी बहुत बड़े बड़े सवालिया निशानात उठा दिए हैं। क्या ये आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस और हमारे जज हजरात बिलअमूम उनके लिए यह बाइस परेशानी है, बाइस नदामत है या नहीं, ये तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन APC के साथ क्या हुआ, क्यों जमात इस्लामी और जनाब सिराजुल हक साहब की जो इतनी काविशें और इतनी कोशिशें थीं उनको मुज़ाकरात के बहाने उनको रौंद दिया गया। वो सिराजुल हक साहब उसका जवाब देंगे। आज मेरे प्रोग्राम में लाइव मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन राजा यासिर हुमायूं तहरीक इंसाफ से और कैसर अहमद शेख मुस्लिम लीग नवाज से, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, मुझे पहले बताइएगा कि मरियम साहिबा ने जो आज बातें की हैं ये तो बहुत शदीद इल्ज़ामात हैं। अब ये कैसे प्रूव होगा या इसके ऊपर क्या एक्शन होगा? मरियम साहिबा तो बड़े अरसे बड़ा खुल के खेल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी और मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ। जब भी उन्होंने बात की तो उनको किसी वजह से लीवरेज मिलती रहती है। नेशनल लीडर्स को वैसे ये तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अगर ये अपना रवैया देखें स्पेशली कोर्ट्स के मामले में तो मेरा ख्याल है बहुत आउटरेजस है। और मरियम साहिबा जो हैं, आई डोंट नो कि क्यों उनको अभी तक कंटेम्प्ट में क्यों नहीं बुलाया गया। हालांकि कोई और लीडर ऐसे करता तो शायद उसको, हमें तो ये भी नहीं पता कि इमरान खान को कंटेम्प्ट में क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने तो एक जज को धमकियां दे दी थी। देखिए बहुत मुख्तलिफ वो सिचुएशन थी। वो इमरान है, वो इमरान खान। नहीं सर, वो मैं मान रहा हूँ, कोई बात नहीं, आगे चलते। वो एक मजिस्ट्रेट लेवल की बात है। वो मजिस्ट्रेट जज नहीं होता, मजिस्ट्रेट काबिल एहतराम नहीं है। और वो उन्होंने तो IG को भी थ्रेट्स दी थी, DIG को भी दी थी, फिर उन्होंने आर्मी चीफ और DGC और DGI को जिस तरह से उन्होंने जानवर कह दिया, मीर सादिक कह दिया, मीर जाफर कह दिया, वो सब जायज़ है क्योंकि इमरान खान ने कहा। मैं एग्री करता हूँ आपसे, आगे चलते हैं। इमरान खान इज अबव सस्पिशन। नहीं, उन्होंने बात जो की थी, एक होती है इशारों किनारों में बात करना, एक होता है डायरेक्ट बात करना। खान साहब ने डायरेक्टली तो किसी को भी नहीं कहा कुछ भी। राजा साहब डायरेक्ट का मैं डायरेक्ट, उन्होंने एक और बात कह दी टीवी इंटरव्यू में, वो भी ARY के, कि मैंने तो जल बाजवा के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ी हैं। अब क्या रहेगी जमहूरियत आप लोगों की पीछे? नहीं तो इसमें क्या है जमहूरियत? यानी जिस आदमी को आप बुरा भला कह रहे हैं, 8 महीने बुरा भला कह रहे हैं, उसके कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दी। देखिए मोर्शद साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसी जमहूरियत है इस मुल्क में। तो हम किसी आइडियल सिचुएशन में तो रहते नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो हम प्रिटेंड तो कर लेते हैं ना यार। बोल रहता है बीच में, कौन से इलेक्शन यहाँ पे फ्री एंड फेयर कब होते हैं? तो ऐसे ये तो एक खामखा, मतलब हम तो जिन इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ जीती थी वो भी फेयर नहीं हुए। फिर सब के सब ऐसे ही होते हैं सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या मतलब आप मुझे आपको पता है ना कि इस वजह से आप पार्टी में से बड़े सुर्खरू हो जाएंगे, यही मैं आपको कह सकता हूँ। नहीं सर, अब ये बातें ना, मेरा ख्याल है कि झूठ बोलने से कोई गुजारा नहीं हो सकता। सबको, जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको भी सच बोलना चाहिए, और इदारों को भी और मीडिया को भी। और वो खरा सच तो खैर आपका प्रोग्राम है, लेकिन सबके सबको सच बोलना पड़ेगा। मीडिया कैसे सच बोलेगा? मीडिया तो अपने मालकान की बोली बोलेगा भाईजान यासिर साहब। हाँ, ये तो बस कैसे बोलेगा सच? सभी अपने अपने मालकान की बोली बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है। कैसर अहमद शेख साहब, मरियम नवाज शरीफ ने इतने कारी इल्ज़ामात आज लगाए, क्या उनके पास कोई सबूत है इन बातों का?
मुबशर अगर मीडिया अपने मालकान की बोली बोलेगा और पॉलिटिशियन अपने लीडर की बोली बोलेंगे तो खरा सच कहाँ रहेगा फिर? यही तो हालत है। आप देख रहे हैं कि खुद कह रहे हैं 9 साल से 56 केस में भुगत रहा हूँ खरा सच की वजह से। शेख साहब 9 साल से 56 केस भुगत रहा हूँ। अभी भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर दूसरे हफ्ते मेरी पेशियां होती हैं। बस तो ये खरा आपने खरा सच बोल दिया ना, खरा सच बोल दिया इसलिए मेरा मुंह ना खुलवाना। राजा हुमायूं भी बड़ा वाकई अच्छे आदमी है। राजा साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो कुछ हुए पिछले 2018 में, मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल खरा सच बोला है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि सारे इलेक्शन ऐसे हैं, तो जिसमें मियां साहब जीते वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने ये आप वो खुश ना हो, वो गलत नहीं कह रहे। नहीं, मैं एग्री करता हूँ उनसे, वो सही कह रहे हैं। मैं भी उनको इंडोर्स कर रहा हूँ कि ये जो हमारे इलेक्शन हुए हैं वो सब के सब हम क्या करेंगे, इलेक्शनों का फायदा क्या? चले एक मिनट ठहर जाए, तो प्रोग्राम यहाँ से प्रोग्राम ही डिफरेंट हो गया। दफा करें सारे सवालों को। मियां नवाज शरीफ भी गलत इलेक्शन से ऊपर आए, इमरान खान भी गलत इलेक्शन से ऊपर आए, तो दोनों भाषण किस चीज का देते हैं? भाषण कौन? भाषण हम लोग तो नहीं दे रहे ना, राजा हुमायूं दे रहे हैं ना मैं दे रहा हूँ। नहीं लीडरान तो दे रहे हैं ना जी। वो एक कहता है वोट को इज्जत दो, एक कहता है मुझे वापस ले आओ। बिल्कुल, लोग तो देख रहे हैं ना सारी चीजें। अभी खरा सच अगर शुरू हो जाता है ना, जिस तरह आपका प्रोग्राम है, तो सारे प्रोग्राम खरे आप आज मुझे ये कह रहे हैं कैसर शेख साहब, अभी मैं आता हूँ राजा साहब पे, कि मियां नवाज शरीफ जितने भी इलेक्शन जीते वो धांधली से जीते। देखिए बात ये हो रही है जो राजा हुमायूं ने कहा ना, वो सही कहा कि पाकिस्तान में फेयर कोई एक इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो मेरा सवाल का जवाब दे दें डायरेक्टली। नहीं आप मुझे डायरेक्ट जवाब दें मेरी। नहीं मुझे डायरेक्ट जवाब दें, क्या मियां नवाज शरीफ धांधली के इलेक्शन से जीत के आए हैं? मैं तो कह रहा हूँ कोई एक जो भी इलेक्शन हुए हैं सारे के सारे अनफेयर हुए हैं। मैं तो खुद इलेक्शनों का पार्ट रहा हूँ। मैं इलेक्शन लड़ा 2002 में, मियां नवाज शरीफ साहब, मैं इंडिपेंडेंट था 2002 के इलेक्शन में, मैं जीता हुआ था। उन्होंने मुझे कहा नहीं जी ये लकीरें हैं। 45 पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ 5 हैंड राइटिंग से रिजल्ट बनाया गया। शेख साहब एक सारा रिजल्ट बनाया। मैं क्या वो कहते हैं दुखी रोना नहीं रोना कि मैं बेवा हो गई थी, ये हो गया था। मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या मियां नवाज शरीफ जाली इलेक्शन जीत कर इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं? तो मैं बताऊं सर इसका जवाब? नहीं एक मिनट, हाँ या ना पहले उनसे, फिर आप अपने लीडर का बताइएगा। नहीं मैं सब लीडरों का बताऊंगा, सारे। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शनों पे सब पे, अगर इलेक्शन फेयर नहीं है, अगर एक मिनट, अगर इलेक्शन फेयर नहीं है, चले मैं कैसर साहब आपके लिए आसान कर देता हूँ। अगर इलेक्शंस आज तक फेयर नहीं हुए तो नून लीग की जितनी भी मेजॉरिटी आई है, जितनी बारी भी आई है, उसके पास सवालिया निशान है? नहीं है। मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपको। सारे ये तो जितने इलेक्शन हुए ना 1970 के बाद, कोई सब ने माने तो नहीं ना। एक पार्टी मेरे सवाल का जवाब दे दे, इधर उधर मत, हॉकी मत खेले, ड्रिबलिंग मत करें। कि इसका मतलब है कि नून लीग आज जो तरीके इंसाफ पे इल्जाम लगा रही है, नहीं मैं भी वही बात कर रहा हूं। नहीं मैं जरा क्लियर चाहता हूं कि लोगों को क्लियर पता चल जाए। एक मिनट कैसर साहब, एक मिनट। राजा साहब ने यह कहा कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो धांधली के साथ हुए हैं और आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शंस में धांधली हुई है तो जितनी बारी नून लीग की हुकूमत बनी है, इसका मतलब है वो भी धांधली से बनी है। तो नहीं, इसमें कोई देखिए ना, फुली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए। अब ये मेजॉरिटी, अगर आप चाहें तो मेरे सवाल का भी खुदा को हाजिर नाजिर जान के जवाब दे दें। कह रहा हूँ अगर आप चाहें तो। 97 में तो सारी मेजॉरिटी थी। अब उसमें कितने सही, यानी आप चाहते हैं कि मरे भी ना और जन्नत में भी चले जाएं, तो ये तो नहीं होगा शेख साहब। बगैर मरे तो जन्नत में नहीं जाना, सच तो बोलना पड़ेगा। मुझे आप क्या पूछना चाह रहे? मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। क्या नून लीग धांधली से हुकूमत में आई? मैं कैसे देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, सबसे एक्सेप्टेबल नहीं। अब ये बात आगे आप बढ़ के कह रहे हैं, मैं इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है कि कोई जब 100% जीत जाएं तो क्या कोई और पार्टी थी? फिर भी अगर आप कहते राजा यासिर साहब, क्या ये सही है कि 2018 में आपकी पार्टी धांधली से ऊपर आई, आरटीएस गिरा के बंद करके? नहीं, ये नहीं है सच। मैं आपको एग्जैक्ट सच जो मैं बताता हूँ क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए, ये आपने बात की कि नून मुकम्मल धांधली से ही नहीं, इलेक्शन होते हैं इंजीनियर, आपको भी मेरे से बेहतर पता है। आपको मैं क्या बताऊं,
88 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो 2/3 मेजोरिटी ले लेती, इन्होंने IGI बनवा दी, आपको पता है किसने बनवाई, और फिर बीबी को एक बड़ी थिन मेजोरिटी दी गई, और फिर पंजाब में थोड़ा और इंजीनियर किया गया, जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया गया, और पंजाब की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी से ले ली गई। हालांकि 3 दिन पहले पंजाब में कौमी असेंबली के इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी। फिर 90 के इलेक्शंस आए, उसमें जो झूठे सच्चे इल्जामात लगा के इन्होंने पीपल्स पार्टी को बाहर किया, नवाज शरीफ को ले आए। नेक्स्ट इलेक्शन में बीबी को भी समझ आ गई डील कैसे करनी है, 93 में उन्होंने डील की, वो आ गई। वोट थे, वोट पीपल्स पार्टी के भी थे, नून के भी थे। फर्क सिर्फ ये है कि कौन सी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की फेवरेट हो जाती है। इमरान खान साहब के भी वोट हैं, वोट तो अभी भी हैं, वोट तो खान साहब के बनने शुरू हो गए थे 2011 के बाद से। आम लोगों ने PTI का रुख शुरू कर दिया, और उसके बाद बहुत सारे, और पीपल्स पार्टी को जो लोग छोड़ा, जाहिर है पीपल्स पार्टी से लोग तंग आ चुके थे, और स्पेशली इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद जो एक नून लीग के साथ अलायंस करने की कोशिश की, तो पंजाब में जो धड़ों की पॉलिटिक्स होती है अभी की बात कर उसमें लेते हैं, ये दूसरा तो धड़ा आ आप गया। एक मेरी मैं बात खत्म करने दे, तारीख में एक मेरी मैं आपको 18 तक ले आता हूँ, मैं आपको 18 तक ले आता हूँ ना, बात खत्म करने दे। तो एक धड़ा जो है वो 2013 और 18 के दरमियान PTI में आ चुका था, लेकिन कुछ इलेक्टेबल्स थे जो कि शायद उनको समझ नहीं आ रही थी उन्होंने किधर जाना है। तो धांधली इस तरह होती है कि उनको इशारे किए जाते हैं, हवा का रुख दिखाया जाता है, और वो फिर इधर चले जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन पाकिस्तान बनने से पहले भी जो 46 में मुस्लिम लीग के में लोग शामिल हुए थे, वो भी ऐसे ही हुए थे। तो ये तो फैक्ट्स हैं, आप लोगों के सामने आपको रखने पड़ेंगे, और है लोगों को पता है। यानी उस वक्त कौन सी एस्टैब्लिशमेंट है जिसने ये किया? सर, तब उस वक्त जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट थी, उनको ये जरूरी था उनके लिए कि पाकिस्तान के आज तो आप यहाँ बैठ के नेशनल टीवी के ऊपर इंडिया का जो देरीना नैरेटिव है उसको दोहरा रहे हैं। देखें सर, एक वक्त में ना आपको तारीख जो डीक्लासिफाई हो जाती है हर चीज। तो आपको भी अच्छी तरह पता है कि 46 के इलेक्शन तक यूनियनिस्ट पार्टी पूरी की पूरी टूट के मुस्लिम लीग में कैसे आई थी। इसमें इंडिया के नैरेटिव की क्या जरूरत है? आप तारीख के तालिब इल्म हो, हम तो खुद तब यूनियनिस्ट पार्टी में उससे पहले थे। तो मुस्लिम लीग में मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा, दादा तो मेरे फौत हो गए थे, नाना से कि आपको किसने कहा था कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो? तो उन्होंने कहा जी एक हवा थी और लगता था पाकिस्तान बन जाएगा, और हमें एक जो लोग थे पावर में वो भी यही कहते थे। तमाम जागीरदार टाइप लोग जो थे पंजाब में, वो यूनियनिस्ट छोड़ के मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, जीतती कभी प्रॉब्लम ये है राजा साहब सर कि जिन जगहों पे यूजुअली कैंडिडेट्स डाले जाते हैं, वो तो समझ आ गया कि साउथ पंजाब आपको मिला दिया तो आपकी पंजाब में एक मेजॉरिटी बन गई और आपकी हुकूमत। इवन नॉर्थ पंजाब में भी ऐसी होता है। अच्छा चले नॉर्थ पंजाब, लेकिन असल में जो धांधली हुई पिछली बारी वो तो कराची में हुई थी, जो आपको सीटें वहां पे दिलवाई गई। ये तो आप मानते हैं ना कि वो आपकी नहीं थी सारी की सारी। देखिए, कराची का ना मुझे मरूजी हालात का पता है, मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे, तो फिर आप बता दें, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके ख्याल में ये आरिफ अलवी, अली जैदी खुदा के लिए काउंसलर के टिकट जीत सकते हैं यार? ये तो आप, मुझे नहीं पता, मेरा तो ये ख्याल है कि वहां पे बड़े। अच्छा चले, अभी मुझे ये बता दें कि अभी जो आप लोगों ने टिकट्स दिए हैं, देखिए मुझे पता है आप सच बोलेंगे, जी जी, अभी जो आपने टिकट्स दिए हैं ये भी पैसे लेके दिए गए हैं ना, और जायज कैंडिडेट्स कई हैं जो रह गए हैं। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरा ख्याल है कि 90% तो बिल्कुल बगैर पैसे के मेरिट पे दिए गए हैं। मैं आपको अपने इलाके की बात बताता हूँ, 4-5 कैंडिडेट्स मेरे इर्द गिर्द। राइट साहब, होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं मुबश्शिर लुकमान, मैंने आपके ऊपर होल्ड है या इमरान खान के ऊपर होल्ड है, मैंने जोर लगाकर किसी को टिकट दिलवा दिया, अब उस बंदे से मैंने पैसे पकड़ लिए, तो ट्रांजैक्शन तो हुई है ना टिकट के ऊपर पैसों पे, ये तो हमें पता है ना। ये तो देखें, ऐसे तो पाकिस्तान क्योंकि माशरे में एक करप्शन का एक लेवल है, आप तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एंकर्स के ऊपर नाम आ रहा है राजा साहब के, उन्होंने कई करोड़ लेके टिकट दिलवा दिए। किसने, किस पे नाम आ रहा है? एंकर्स का नाम आ रहा है, टीवी एंकर्स का। देखिए, पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कोई मेरिट नहीं होता। कि काफी ऐसे लोग जो डिजर्व करते थे उनको नहीं मिला, और बुजदार जैसे जो हमें पिछले 1 साल में नजर ही कहीं नहीं आया। चले, वो सरकार जो है, ये तो देखें पॉलिटिक्स है ना, इसमें कोई मेरिट नंबरों पे तो डिसाइड होना नहीं कि 9 में से 10 नंबर आ गए, 10 में से 9 आ गए तो पास हो गया। इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हो सकता है जो मेरी नजर में जिसका मेरिट बनता हो, आपकी नजर में। अब आपके कंपेटिटर ने भी तो बेचारे ने डोनेशन दी है ना टिकट, तो हालांकि आपको मिलना है। नहीं, मैंने तो ना, मेरे कंपेटिटर किसी ने डोनेशन दी है, ना मैंने टिकट अप्लाई किया है, ना मैंने सुबाई का अप्लाई किया था। अभी मिलेगा वहां से, आई डोंट नो, पार्टी की मर्जी है। अच्छा, किया क्यों नहीं आपने? आपने सुबाई के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया बाय द वे?
मैंने जी आज तक इससे पहले भी कभी भी सूबाई का मैं कैंडिडेट नहीं था। गुज़िश्ता इलेक्शन में तो हमारी सरदार ग्रुप, मेरे कज़न है सरदार अब्बास खान, उनसे पार्टी की डील हुई थी और उनको कौमी की सीट देनी पड़ी। तो उनकी अपनी वो भी ये चाहते थे और पार्टी भी चाहती थी मैं सूबाई लड़ लूँ। तो मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया हुआ था, पार्टी ने दे दिया और कहा कि लड़ो, तो फिर लड़ लिया। पार्टी का मैं ज़ाहिर ऑब्वियसली मेरी कोई डिमांड नहीं है कि मुझे कोई टिकट मिले या मुझे कोई शौक नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब, अगले साल अक्टूबर तक इलेक्शन की उम्मीद है? मुझे तो लगता है इसी साल अक्टूबर में होंगे जी। क्यों? हम तो कह रहे हैं सितंबर पे करा ले इलेक्शन। आप ये नहीं तो कह रहे, ये तो कि चीफ जस्टिस भी आपको कह रहे हैं कि सितंबर ही कर दो डेट। जी, तो आप लोग नहीं दे रहे वो डेट। देखिए कोई और चारा नहीं है, इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं, लेकिन आप लोग करवा नहीं ना रहे। चारे को छोड़े, मुझे ना बताएं वो चारा मुझे नहीं करवा रहे। हम तो कह रहे हैं सितंबर में हम कराने को तैयार है। ये हमें कह रहे थे कि आपकी नीयत पे शक है कि आप अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे। हम तो कह रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ कि हमारे तो आज असेंबली डिसॉल्व कर दें, 4 महीने की इंटरिम बना दें। उनको आज क्यों करें? हम क्यों 12 अगस्त तक तो हमारे पास लेजिटिमेट टाइम है, हम क्यों आज करेंगे? 12 अगस्त को करेंगे तो अक्टूबर के 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम तैयार हैं। हम तो ये 2 हफ्ते पहले करने को तैयार हैं। चलो भाई, बजट हमें बनाने दें। जून जुलाई ये मई जून का बजट है। अभी सैलाब आना शुरू हो गए हैं बलूचिस्तान में, तो शुरू हो गए हैं। अगले 1 महीने में अल्लाह ताला रहम करे, हमें लग रहा है कि सैलाब ज़्यादा आएगा। तो 1 महीने के बाद आप लोगों ने इमरजेंसी लगा देनी और कह देना इलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2/3 कंट्री जो है पानी के अंडर है। असल में यहाँ लुकमा इलेक्शन तो मुसलसल होते रहे, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए। जो पहले बात राजा साहब ने भी की है, मैं एग्री कर रहा हूँ। इलेक्शन तो पता नहीं कितने इलेक्शन हो चुके हैं, पिछले 10 इलेक्शन किसी ने माने नहीं। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कहाँ लेट हुए? एक बीच में जो मार्शल लॉ का पीरियड आया, उसके अलावा तो इलेक्शन टाइम पे होते रहे। और इलेक्शन तो अभी भी हम कह रहे हैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। साहब, वैसे मार्शल लॉ का जो पीरियड था वो आप लोगों के पीरियड से बहुत अच्छा था। आप लोगों को बताता नहीं है ये बातें? नहीं, हमें पता, मैं खुद ये बात कर रहा हूँ। अयूब खान साहब का पीरियड है, हमारा गोल्डन पाकिस्तान का पीरियड, इवन मुशर्रफ का पीरियड आप लोगों से बहुत बेहतर था, लाख दर्जे बेहतर था। प्लान कोरिया ने ले लिया, कोरिया में हमने दिया। मैं खुद महबूबुल हक साहब का मैं बड़ा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अभी इस वक्त महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का, उनके बाद मैं चेयरमैन हूँ उसका। तो ये हम देख रहे हैं कि हमसे प्लानिंग ली। ये मनमोहन सिंह वजीर खजाना थे, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब वजीर खजाना थे। वो पूछते थे हमसे कि हम, उनकी इकानमी 4 गुना थी, हालांकि आबादी 6 गुना थी। आज उनकी इकानमी 12 गुना हो गई है। तो वो तो हमारे यहाँ इलेक्शन तो होते रहे। आगे आपके सामने जो हुआ, और मार्शल राजा साहब, जिस तरह की जमहूरियत चल रही है, आपको नहीं लगता ये पैकअप हो जाएगी बहुत जल्दी? क्या दिया देखिए ना। एक मिनट, राजा साहब से एक सवाल पूछ लूं। शेख साहब, एक साल में मेरा तो ख्याल है जी कि 4 साल मिले पीटीआई को, 5 साल मिले पीपल पार्टी को, 6 साल मिले मुस्लिम लीग को। 15 साल पहले पाकिस्तान बेहतर था या आज 15 साल बाद वाला पाकिस्तान बेहतर है? पहले वाला तो मुशर्रफ वाला हाल है। सारी दुनिया में हमने तमाशा अपना बनाया। मुशर्रफ वाला पाकिस्तान बहुत बेहतर था आपसे। के अलावा तो और कुछ नहीं। राजा साहब, ये फैक्ट है ना? नहीं, देखिए इसमें 3 बातें हैं छोटी छोटी, जो आपके मार्शल लॉ के 3 पीरियड्स गुजरे हैं, अयूब खान का, ज़ियाउल हक का, फिर मुशर्रफ का। तीनों को सर, राजा साहब की बात होने दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तीनों जो मार्शल लॉज आए हैं, वो तीनों के तीनों बेसिकली कहीं से फाइनेंसिंग आ रही थी ना। तो जब माली हालात, सर ये बहाना ना करें, बात ये है कि फाइनेंसिंग आपके पास भी आती है, आप लोग लगाते कहाँ हैं? 45 बिलियन डॉलर लोन ले लिया था आप लोगों ने, फाइनेंस तो आया, एक प्रोजेक्ट नहीं है दिखाने को आपके पास। राइस साहब, नहीं, मेरी जरा 1 सेकंड अर्ज सुन लेना, आप बात मुकम्मल होने दिया करें। देखें, जो तीनों मार्शल लॉज लगे हैं वो फाइनेंस तो थे ही। दूसरा ये कि जब आपकी गवर्नमेंट होती है फौज की, तो टेक्नोक्रेट्स को लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बुनियादी प्रॉब्लम है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनके लवाजमात इलेक्ट होने के कुछ ऐसे हैं कि आमतौर पे किसी लायक बंदे के बारे में नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। आपकी हल्के की जो पॉलिटिक्स है, सारा दिन आप शादियां, गमियां, खुशियां, जनाजे पढ़ते रहते हैं और इस बेस पे लोग आपको वोट देते हैं। तो कोई भी बंदा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा होगा, उसको ये सूट ही नहीं करता कि वो सारा दिन जलील हो हल्के में जाके और उसके बाद फिर असेंबली में जाके ऊपर भी परफॉर्म करे। तो ये बेसिकली हमारे सिस्टम का इनहेरेंट फॉल्ट के साथ इंडिया में भी यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमने वहाँ पे बेहतर है, वहाँ पे पार्टी स्ट्रांग हो चुकी है। इंडिया आज 8.5% तरक्की कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सेमी ट्राइबल कल्चर है। इंडिया में बेहतर मैच्योर सिस्टम की बात नहीं है, ये हमारी नायली है जो हमने सब ने, पॉलिटिशियन ने पिछले 15 साल में तीनों बड़ी पार्टियों को मौका मिला है। हम जो कर रहे हैं ना, जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में एक मजाक बन गए।
आज जो आप 0.5% ग्रोथ आपकी है, या इससे पहले $3 अरब दे दिए गए आपकी हुकूमत में, $3 अरब हमारे और चंद अमीरों को दे दिए गए। मुझे आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया यासर साहब कि ये $3 अरब जो 300-400 अमीर लोगों को क्यों दे दिए गए, और वो मशीनरी जो आई है उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ। हम तो यासर साहब ये छोड़ दें, जब वो अमीर लोगों का तो आप क्या प्रूफ करेंगे, लेकिन एक हमें पता है कि 185 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज को की जो आई थी वो आपने सुप्रीम कोर्ट को देनी थी, वो मलिक रियाज को आपने दे दी, यानी उसकी पेमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को दे दी। वो किस खाते में थी? बिल्कुल सही है। देखिए ना, अभी मैं तो यही गवर्नमेंट है ना, देखिए अगर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं यासर साहब, एक मिनट, आप उनको निकलने का मौका दे रहे हैं। जी, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि दिया गया ना $3 अरब, वो भी इलेक्शनों में आप लोग अपनी बातें खत्म कर लें। आप लोगों को अगर इतनी बात है, कैसर साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं। आज जो है आप गलत बयानी कर रहे हैं, मेरी बात आप सुन लें। बैंक का प्रेसिडेंट नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुन लें। इनकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं। मैंने, आप मेरी बात सुन लें जरा। अगर वाकई ये गलत है, अगर वाकई ये गलत है तो 11 महीने से आपकी हुकूमत झक मार रही है, एक केस नहीं कर सके आप लोग। करें अंदर इनको, उठाएं इमरान खान को, उठाएं बुशरा बेगम को, उठाएं असद उमर को। क्यों नहीं कर रहे यार? आप लोग रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शो करते हैं, हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं। नहीं करें ना आप। अगर वाकई चोरी की है, अगर वाकई चोरी की है तो चोरों को पकड़े। कौन रोक रहे हैं आपको? हुकूमत भी आप है, हुक्मरान भी आप हैं, और आप मुझसे कर रहे हैं टीवी पे आके ये सवाल। नहीं, गलत बात है, पिछले 30-40 साल में गलत बात। मैं नहीं मानता आपकी बात, आप दोनों की बात मैं नहीं मानता। ये इमरान खान की भी नहीं मानता और ये शहबाज शरीफ की भी नहीं मैं मानता। दोनों गलत कर रहे हैं। केस क्यों नहीं करते? केस में फैसले कौन से हो गए? केस में तो 100 कैसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मिल जो देखिए, स्टील मिल जो, ये आपकी आवाज आ रही है, मेरी तो आवाज। एक मिनट जरा प्लीज रुक जाए। मैं आपसे, आपके पार्टनर से सवाल कर रहा था, आप बीच में उनको निकलने का आपने खूब मौका दे दिया। कमाल है आप लोगों की टाइमिंग जो है ना, बिल्कुल आपकी सियासत की तरह। आप लोगों को, आप सुन लेना एक दफा, आप जरा 2 मिनट के लिए सुन लें। आपकी पार्टी आपकी बात नहीं सुनती, मैं तो फिर भी सुन लेता हूँ। जरा प्लीज मेरा लिहाज कर लें, ठीक है ना? थैंक यू। राजा साहब, वो जो रकम थी नेशनल क्राइम एजेंसी ने दी थी, वो मलिक रियाज को क्यों दे दी आप लोगों ने? वो करप्शन नहीं है? देखिए जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ और इनको भी कह रहा हूँ, आप इनको कहें, जो आपने बात इनसे सही पूछी है कि पकड़ लें जिसने की है। नहीं, लेकिन मैं तो आपको किसी पता है करप्ट ना बंदे कि को गलत डिफेंड ही बात नहीं है। करता। नहीं, देखिए, मुझे तो इसके फैक्ट्स ही पता ही नहीं है। अगर मैं खामखा बगैर उस पर क्यों बात करूं? या तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं कोई होमवर्क करके आ जाऊंगा। ये कैसर अहमद शेख ने आपको कितना निकलने का मौका दे दिया? मैं तो आपको बड़ा, देखिए, मैं निकलना चाह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जिस बंदे ने करप्शन की है इस मुल्क में, उसको भी पकड़े, जिसकी वजह से हुई है उसको भी पकड़े। गवर्नमेंट में जो आप हैं, मैंने तो, हमने तो जब आप लोग थे, आपने मोनस सलाई को पकड़ा, शुगर स्कैंडल में नाम आया, आपने उसको वजीर बना दिया। आपने जहांगीर तरीन को पकड़ा? नहीं। आपने वो क्यानी को पकड़ा, वो जिसका सिरिंजेस के ऊपर नाम आया? नहीं। वो गलत बात है, वो आमिर क्यानी वाला तो केस ही गलत था। बाकी आप लोगों ने उसको हटा दिया ना। इमरान खान ने करप्शन का क्या क्या हटाया था ना, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन वो तहकीकात नैब ने की यार, इंक्वायरी स्टेज पे ही खत्म। करप्शन जो है वो उस वक्त नहीं हुई जब मियां नवाज शरीफ को जाली सर्टिफिकेट दिया गया था यास्मीन राशिद और बुजदार की तरफ से। वो करप्शन नहीं थी? नहीं तो आप बताएं, पता नहीं थी? मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को कि आपकी लीडरशिप ने पैसे खा के मियां साहब को जाने दिया बाहर। आप लोग, ये तो एक सर, आप लोगों ने तो उसकी इंक्वायरी तक नहीं की। स्टेटमेंट है ना जी। नहीं, स्टेटमेंट नहीं है। कोई सबूत दे। इमरान खान भी रोज स्टेटमेंट दे देता है ना कि अमेरिका ने मेरी साजिश कर ली है, वो तो मोहसिन नकवी ने साजिश कर ली है। कमाल है यार अपना। मेरा मतलब है कि वो झूठ बोले तो ठीक है, हम लोग इल्जाम लगाएं तो गलत है। राय साहब, ऐसे ना करें जिंदगी में, ऐसे लीडर के पीछे मत खड़े हो जो सिर्फ झूठ बोल सकता है। प्लीज, आप तो अच्छे आदमी यार, आप तो शरीफ आदमी है। आप सर सबूत तो ले आए, उसके बाद मैं सबूत दे रहा हूं। सबूत ये दे रहा हूं कि एक मिनट, अब आप सुन ले सबूत। 10 लोगों का आपने बोर्ड बनाया था आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने। उनमें 3 डॉक्टर मुझे बताएं जो प्लेटलेट्स के माहिरीन थे। 3 डॉक्टरों के नाम बता दें। यानी 10 डॉक्टर्स वो हैं जिनका उससे ताल्लुक नहीं है। एक डॉक्टर का था, 2 का मैं मार्जिन के तौर पे कह रहा हूं। चले, आप मुझे 2 के नाम बता दें यार। राजा साहब, इससे बड़ी करप्शन होगी कोई?
अगर आपकी जो ब्लड काउंट की रिपोर्ट है आप भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूंगा, प्लेटलेट्स उसमें कम आ रहे, टेस्टिंग तो डॉक्टर ने नहीं करनी होती डॉक्टर ना, टेस्टिंग साहब तो लैब मेरी से एक होके अर्ज आती सुन है। लें, एक अर्ज जी जी सुन लें बताएं राजा साहब, मैं एक अर्ज करूंगा सर। आपको। जो सर बोर्ड्स हुक्म। होते हैं ना उनकी कॉम्पोजिशन, जब एक कोर्ट की कॉम्पोजिशन होती है ना हमें पता होता है फैसला क्या आना है, जब बोर्ड की कॉम्पोजिशन होती है ना हमें पता होता है रिपोर्ट क्या आनी है। प्लीज, ये आप भी समझदार आदमी, और आप भी उसी स्कूल से पढ़े जिससे मैं पढ़ा हूं, तो मैं कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर रहा कि जो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना? तो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आप एक्चुअली खुद एग्जैक्ट बात बता दें फिर आप ओके बताना राय चाह साहब, चलें अगली बार करेंगे जब वक्त होगा। आपका शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आपका शुक्रिया। एक जब हम ब्रेक लेके आएंगे तो जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब मेरे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे उनकी एपीसी किसने हाईजैक कर ली, किसने सैबोटाज कर ली। बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जमात इस्लामी के अमीर जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया और बड़ी कोशिशें की इन्होंने बहुत अरसा अब कि किसी तरह एपीसी हो जाए, तमाम पार्टीज़ जो हैं वो कुछ सेंसिबल बात करें, लेकिन लगता ही है कि किसी ने मुज़ाकरात की शक्ल में इनकी एपीसी को हाईजैक कर लिया रास्ते में। सिराजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या ये मेरी बात सही है कि गलत है जो मैंने कही? असल हमारी सारी जद्दोजहद का बुनियादी मकसद यही था कि इलेक्शन के मौजू पर मुज़ाकरात बातचीत शुरू हो जाए, और वो एक लिहाज से शुरू तो हो गए हैं। नतीजा क्या निकलता है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल एक पहला कदम तो लिया गया है। सिराज भाई छोड़ें आप ये 14 मई की बातें, आपको 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? सच सच बताएं मुझे। मुबशर भाई, एक किताब है उसका नाम आईन है, उसमें हर हुकूमत का एक टेन्योर है, असम्बलियों का एक टेन्योर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने उस किताब को अलमारी में रखने का और ताला लगाने का फैसला किया है, ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, ये तो बहुत बड़ा हादिसा और सानिया होगा। इसलिए मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा उम्मीद के साथ, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं तो हमेशा मुबशर, दुनिया उम्मीद पर कायम है, मायूस होने की बजाय उम्मीद के साथ जुड़े रहो। अच्छा, क्या आपको उम्मीद है, चलें इस तरह सवाल कर लेते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जनाब शहबाज शरीफ पे नाअहली की तलवार चला सकती है? देखिए मुबशर, आप किसी और मूड में आज लगते हैं लेकिन मैं तो उम्मीद वाले मूड में हूं। मैं अर्ज करूं कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों के साथ इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने तो शुरू ही से जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जनाब इमरान खान, दोनों को यही बात बताई कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुल्क में एक और मार्शल लॉ ना दे के, इमरजेंसी या प्लस इमरजेंसी ना दे के, या एक ऐसा माहौल ना दे के जिस तरह कश्मीर में बनाया गया है, तो एक ही रास्ता है और वो ये कि मुज़ाकरात हो और इलेक्शन के हवाले से एक डेट पर इत्तेफाक हो। अब इलेक्शन के लिए डेट पर इत्तेफाक के अलावा कोई ऑप्शन तलाश करना, ये मुल्क को डिट्रैक्ट करना है, मुल्क को आईन से महरूम करने, मुल्क को फिर मार्शल लॉ के अंधेरों में ले जाने के मुतरादिफ मैं समझता हूँ। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि आप फैसला करें, आप समझे कि मैं तहरीक इंसाफ हूँ और आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह पे हैं या पार्टी के हेड हैं आप उधर जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। 3 शराइत में आपको भेज रहा हूँ। एक तो यह कि फौरी तौर पे आप सारी असम्बलियों को बर्खास्त कर दें, उनको कैंसिल कर दें, कता नज़र इसके कि आपने जून के महीने में बजट भी देना है, कता नज़र इसके कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होनी है IMF से, ये वो सारा कुछ छोड़ दें, आप बस असम्बलियाँ उड़ा के रख दें। इंटरिम गवर्नमेंट हमारे से पूछ के आएगी और हमारे जितने लोगों ने इस्तीफे दे के पार्लियामेंट से बाहर हुए थे उनको आप वापस अंदर कर लें, उनको आप दोबारा मेंबर काउंट करेंगे जब तक वो बरकरार। ये क्या अपना मुज़ाकरात के टर्म्स हैं सिराजुल हक साहब? ये तो मैकेनिक नहीं मानता, उसको ऐसे कहो ना सुबह तक गाड़ी दे दो, इंजन सीज है, इसको ओवरऑल करके, वो नहीं मानता। देखिए मुबशर, कुछ काने के दांत होते हैं, कुछ दिखाने के दांत होते हैं। आप दिखाने के दांत की बात करते हैं, मैं काने के दांत की बात करता हूं।
ठीक है, एक तरफ पीडीएम है, उसका अपना एक स्टांस है और लम्हों में उसको छोड़ना, एक तरफ पीटीआई है, उसका भी एक मौक़िफ़ है, फौरी तौर पर उसको छोड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए बयानात देते हैं, बयानात पर कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन अंदर से सबकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें सबको एक जो कहते हैं ना फेस सेविंग, या कोई और लफ्ज़ तलाश कर ले वो भी मिले, और मतलब इस बंद गली से निकले। आप देखिए, खुद अगर आपने मुझे वज़ीर आज़म की जगह पर बैठाया तो मुझे ये समझना चाहिए कि अगर मैं दूसरे फरीक को, बाकी सियासी जमातों को नहीं सुनता हूं, तो ये जो घर है या ये किश्ती है, ये एक ड्राइवर पर तो नहीं चलती, इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर है। और अब तो इस पूरे कज़िये का सिर्फ वज़ीर आज़म और इमरान खान स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें हम खड़े हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक मौक़िफ़ मौजूद है, उसमें इलेक्शन कमीशन का एक मौक़िफ़ मौजूद है। इसलिए मैंने बड़े इखलास के साथ पीडीएम पीटीआई या अपने लिए नहीं, इस मुल्क और कौम के खातिर एक रोड मैप पेश किया है जो न किसी एक के मौक़िफ़ के हक में, न किसी दूसरे के, लेकिन पाकिस्तान के हक में है। इसलिए मैंने इलेक्शन के लिए एक महीना सजेस्ट किया है कि ईद के बाद जब हुजाजे कराम वापस आ जाएं, मुल्क के लिए दुआएं करेंगे, खैर की दुआएं मांगेंगे, और उसके बाद आकर सब वोट इस्तेमाल करें, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा, पीडीएम ने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा, तो फिर जाहिर है इस पूरे खेल का जो नतीजा मैं देख रहा हूं वो इन दोनों के लिए, किसी सियासी जमात के लिए, बल्कि अवाम के लिए फ़ायदेमंद में नहीं। और ये कोई अफसाना या डराने की बात नहीं करता हूँ। 77 में मैं स्कूल में था, यही, लेकिन यही कुछ हुआ। 1997 में तो कल की बात है, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का यही रवैया था जो आजकल पीडीएम और पीटीआई का रवैया है। आगे जाकर आप देखेंगे कि यही पीटीआई और यही पीपल पार्टी और ये मुस्लिम लीग वाले भी किसी जगह पर एक, अगर कश्मीर में एक हो सकते हैं तो कुछ अरसा बाद आप इसको एक स्टेज पर पाएंगे। कल आपको याद नहीं है कि मरियम और मोहतरम बिलावल बहन भाई बन गए, कभी एक दूसरे के खिलाफ क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। इसलिए कोई चीज हर्फ आखिर नहीं है। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि अब भी वक्त है कि ये दोनों जो अगर मुज़ाकरात के मेज पर बैठ गई, जो सबसे मुश्किल काम यही था, इसलिए कि दोनों ने ऐलान किया था कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। अब अगर एक छत तले वो आए हैं और एक चारदीवारी में बैठे हैं तो आगे की तरफ देखें, और वो यही है कि इलेक्शन कब हो। असल में आप हैं एक नेक नियत इंसान, पुरखुलूस आदमी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात में दोनों साइडों से टॉप लीडरशिप ही ना हो तो वो पहले दिन से उस मुज़ाकरात के लिए सिंसियर और सीरियस नहीं है, कैसे कामयाब होंगे? अल्लाह भी नहीं कामयाब करता ऐसे मुज़ाकरात को। मुबशर भाई, अभी एक आना के बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर नहीं है, बल्कि हमालिया मौजूद है, और हर एक के सामने अपने बयानात वो स्पीड ब्रेकर बने हैं। लेकिन अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस है, पाकिस्तान के अवाम के साथ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बशर भाई, फ़र्ज़ करे मुज़ाकरात कामयाब हो और फ़र्ज़ करे नाकाम हो, दोनों सूरतों में न इमरान खान का कुछ बिगड़ता है, न शहबाज शरीफ का, न मौलाना फजल रहमान साहब का, न किसी और सियासतदान का। नुकसान किसका है? गरीब अवाम का। गरीब अवाम इस वक्त एक सैंडविच बन गए हैं। गरीब अवाम की मिसाल तरबूज की तरह है, चूरी ऊपर से गिरे या तरबूज चूरी पर गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान तरबूज का है, चाकू का नहीं है। मैं इसलिए सोचता हूं कि किस तरह तरबूज बचाया जाए, मुल्क और कौम को बचाया जाए, इसलिए इस कोशिश में हम लगे हैं। असल में सियासतदान तो तरबूज खाने पे लगे हुए हैं, आप उसको बचाएंगे कैसे? मैं इसलिए समझता हूं कि देखिए जो आने दें मार्शल लॉ, आने दें ना, क्योंकि हर तरफ अपना कोई जो तरबूज का हिस्सा निकालने को बैठा है, तो बेहतर है ना मार्शल लॉ आ जाए। तरबूज का कौन सा फायदा हो रहा है? वैसे मुबशर साहब, जब हम गए थे ना जी पीटीआई के चेयरमैन के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास, मैंने उनसे यही अर्ज किया कि अब मैं तो हूं 60 साल का होने वाला हूं, और आपके तो कोई 72 साल का है, कोई 73 साल का है। 10 साल अगर मार्शल लॉ लग गया
तो 83 साल की उम्र में फिर कहीं आपको इलेक्शन नसीब होगा, फिर कैसे होंगे आप? और ये कौमी असम्बली के मेंबरान, ये सूबाई असम्बली के मेंबरान, फिर आप देखेंगे बल्दियात के लिए तैयारी करेंगे। तो अब इनके लिए ऑप्शन मौजूद है कि या इलेक्शन, उसके लिए एक तारीख पर इत्तेफाक, या इस मुल्क में एक ऐसा दौरानिया या एक ऐसा जिसको आप मार्शल्ला कहते हैं, लेकिन तारीख में तो यही लिखा जाएगा ना कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनके होते हुए मार्शल्ला आया। इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म थे, और उन लोगों के हटदर्मी की वजह से, दोनों के हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान में आईन और जमहूरियत और रियासत सियासत रुस्खत हुई। तो किस फहरिस्त में ये लोग अपना नाम लिखेंगे? इसलिए मैं खुलूस से दोनों से बात करता हूँ, उन तमाम लोगों से, कि मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ जमात इस्लामी के एक कारकुन के तौर पर। इलेक्शन मेरी भी ज़रूरत है, मेरी कौम की ज़रूरत है, लेकिन आज अगर अल्लाह ताला ने इन दोनों को ये मौका दिया, हमारी कोशिश के नतीजे में, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश के नतीजे में, इसलिए इस लम्हे को ज़ाया करना पाकिस्तान के साथ बेइंसाफी है। आज मरियम नवाज ने तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसलिए इलेक्शन कराना चाहते हैं सितंबर में क्योंकि उनको वादा किया हुआ है कि 3 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी। और जब हम कुछ फैसले देखते हैं सिराजुल हक साहब, तो गीबत करने को दिल करता है। मुबशर भाई, ये एक्सटेंशन के तजुर्बात तो हो गए हैं ना जी, और इमरान खान तो अभी भी देना चाह रहा था, वो तो अभी भी उसने ऑफर की थी, बाजवा साहब को ही की थी दूसरी एक्सटेंशन देने की। क्या बात करें, बिल्कुल की थी, और खुद ही कहा था कि अगर आपने उनसे कोई वादा किया है तो हम भी ये वादा करते हैं। मैं यही तो कहना हूं कि एक दिखाने के और एक खाने के। लेकिन मरियम बीबी का स्टेटमेंट अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त 100% जिम्मेदारी जनाब शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर है। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क बचे, जमहूरियत बचे, सियासत बचे, उनकी इज्जत बचे, तो अपने रेड लाइन को छोड़कर, और इसी तरह PTI को भी रेड लाइन छोड़कर एक बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा। और अपने अपने मौके पर अगर आप डटे हैं और लड़ रहे हैं, नतीजा यही होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे और एक्सीडेंट में जितने भी लोग हैं वो गाड़ियां हैं चालान करेंगे। अब चालान के लिए तैयार हो जाओ। ये तो दीवार पर एक लकीर है, मैं देख रहा हूं। या एक ऐसा नक्शा बनेगा, ये पहली बार मैं आपसे बता रहा हूं कि जिस तरह कश्मीर में एक तजुर्बा हुआ कि अब वहां PTI खुदा के हुक्म से, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, वो सब के सब जमा हो गए और एक छतरी तले एक अच्छे क्लासरूम में अच्छे उस्ताद के सामने बैठ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और हमारी कौम की कामयाबी इसी में है कि असल वारिस कौम है। कौम को इख्तियार दिया जाए कि वो अपने लिए कैसी हुकूमत पसंद करती है हमारी कौम। आपको लगता है टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है आगे? ये सारे आइडियाज तो मौजूद है। इस्लामाबाद की गलियों और कूचों में बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन मैं उन तमाम ऑप्शंस की बजाय यही कहता हूं कि आईन में जो चीज़ मौजूद है और वो इलेक्शन है, और कौम ही पर एतमाद किया जाए, कौम ही को चांस दिया जाए कि अगर एक हुकूमत फेल हो गई, दूसरी हुकूमत फेल हो गई, तो बजाय इसके कि पूरा निज़ाम आप लपेट ले, तो उसकी जगह अच्छी है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन मैं नहीं देख रहा हूं। जो भी ऑप्शन इख्तियार करेंगे उसे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैंने अपना मेहता के बजट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुल्क सफ़र कर ले थोड़ा सा, वो 6 महीने के बाद बनना शुरू हो जाएगी। आपसे कोई डील नहीं करेगा, आपको कोई उधार नहीं मिलेगा, कारोबार तो चल नहीं रहा वैसे, तो इलेक्शन खेल लेते हैं। इस मुल्क के पास बड़ा टाइम है, बड़ा पैसा है, और लोग मरते जाएंगे, कोई बात नहीं मुबशर भाई, इलेक्शन हल इसलिए है कि इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमत है। आपसे मैं पूछता हूँ, आप कोई 5 वज़रा के नाम बता सकते हैं? मैं खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक वज़ीर आला का नाम जानता हूँ, गवर्नर का, और एक मिनिस्टर का। वो भी जब बात आई कि किताबों में वो कब्र में है, लेकिन रियलिटी के तौर पर वो जिंदा है और वजीर है और हल उठाया। पंजाब में भी उसी तरह निज़ाम बिल्कुल फ्लॉप हो गया है कि ठीक है, एक वज़ीर आला जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है
और मीडिया को हैंडल करने का एक सलीका तरीका जानता है, ठीक है, खबरों में है, लेकिन निचले सतह पर तो आवाम बहुत मुश्किल है। कोई दरवाजा, कोई दस्तक, कोई जगह है जहां आदमी जाकर वजीर आला बन जाए सिराज साहब, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप खुद भी वजीर आला बन जाए, निचली सतह पे वही रहेगा जब तक आपकी आइन जिसकी आप बात करें ना, उस आइन को मानने वाले जो है आइन की खिलाफ वर्जी ना करें और लोकल बॉडीज करा देते। पिछले कितने साल में लोकल बॉडीज हुआ है पंजाब में या और जगहों पे KPK वगैरह में, जिसमें असल जमहूरियत है, वो तो आइन की बातें मानते नहीं, अपनी मर्जी की हदीस निकाल के हम उसको मानना शुरू हो जाए। सिराज साहब, ये मुझे समझ में नहीं आता। मुबशर भाई, ये तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जमात इस्लामी एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है, और मैंने हमेशा ये इमरान ने भी हमसे वादा किया था, हमने उसको सपोर्ट किया, वो आके मुकर गया, उससे मुकरा भी नहीं, किया भी नहीं। तो बशर आप तौबा कर लेना, आपने सपोर्ट किया, उसने वादा पूरा नहीं किया। सिराज भाई, मैं को पीठ पीछे तो बात नहीं कर रहा, मैं तो पब्लिकली कह रहा हूं ये बात। मैं अर्ज करूं, देखिए इमरान का मसला कुछ और था। इमरान के साथ कोई ऐसा 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 टीम नहीं था। कुछ पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और परवेज मुशर्रफ और MKM के लोग थे, मुख्तलिफुल ख्याल लोग थे जो सिर्फ मुफादात की बुनियाद पर इकट्ठे नहीं हुए थे, इकट्ठे किए गए थे। तो आपसे मैं पूछता हूं, अगर 2 पुर्जे हेलीकॉप्टर के हो और 2 ट्रैक्टर के हो और 2 मोटर के हो और 2 मोटरसाइकिल के हो और 2 साइकिल के हो, और उसको आप एक एक इंजन में फिट कर ले, जितना भी तेल डालेंगे क्या वो चलने के काबिल गाड़ी होगी? उसी तरह एक निज़ाम बनाया गया। लेकिन जमात इस्लामी, मैं फिर कहूंगा कि हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं, एक पूरा निज़ाम पर, मैं इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के मुताबिक समझता हूँ जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में कायम किया था। लेकिन बल्दियाती निज़ाम को पसंद करने, मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन ना हो। अलबत्ता मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि सेनेटर को, MNS को, MPS को जो फंड मिल रहा है, तरक्याती फंड, यूरोप में तो इस तरह नहीं है, वो जमहूरी मुल्कों में ये सारा फंड बल्दियात को दिया जाए, और मुकन्नना का कार्य सिर्फ यही है पार्लियामेंट का काम कि वो कानून साजी करे। अब आपके पार्लियामेंट पर 5.7 अरब रुपया सालाना लगते हैं, लेकिन वहां क्या कानून साजी होता है आपको भी मालूम नहीं है, कौम को भी मालूम नहीं है, सिवाय FATF के उन कवानीन का जो एक दबाव में उनसे पास करवाए गए। मैं इसलिए बल्दियाती निज़ाम के हक में हूं 100%, लेकिन जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। सिराजुल हक साहब, मुझे सच सच एक बात बताएं, वक्त थोड़ा रह गया, ना सिर्फ प्रोग्राम का बल्कि मुल्क के लिए थोड़ा रह गया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर 1 महीने या 2 महीने तक हम लोगों ने अपनी रविश ना बदली और अपने गुरूर को हमने पसे पर्दा ना किया, तो ना ये जमहूरियत रहनी है, और ये मुल्क को तो लग गए हैं नुकसान, वो तो हो रहा है। मुबशर साहब, ये मुल्क कलमी की बुनियाद पर ना है, ये तो क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता आपकी आधी बात मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये लोग नहीं रहेंगे, ये लोग नहीं रहेंगे। 1 मिनट, कथा कलामी हो रही है, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम 71 में आधा मुल्क दे चुके हैं, तो प्लीज ये नारा तो बेकार हो गया। नहीं, वो चला गया, ये मुल्क जो है ये हर लिहाज से इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहने के लिए अल्लाह ताला ने इसको 60 साल में एटमी पावर बनाया, इसको ज़खायर हर चीज दी है, इसको सिर्फ एक अच्छी क़ियादत और एक अच्छी हुकूमत की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे मुबशर ये इत्तेफाक करता हूँ कि कम से कम ये चेहरे नहीं रहेंगे जिन्होंने गुज़श्ता 15, 20, 40 साल इस कौम के ज़ाया किए। इसको अब नहीं होना है अगर इनने सही रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसलिए आपने सही कहा कि इनके साथ टाइम बहुत कम है और वक्त आएगा, आपकी बात ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रहेगी, ये हाथ मलते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, लेकिन फिर इनके साथ ये वक्त नहीं होगा। कोई इस तरह मुखलिसाना मशवरा देने वाला भी नहीं होगा। मैं इसलिए समझता हूं कि अगर PDM और PTI और बाकी जमातों ने मिलकर एक पुरअमन, शफाफ, दानली से पाक इलेक्शन पर इत्तेफाक नहीं किया तो इनके फैसले फिर कोई और करेंगे, ये शायद खुद घर से निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे राजा यासिर रुमाइयों, कैसर अहमद शेख और सिराजुल हक साहब की बातें, और सिराजुल हक साहब ने जितनी बात कर दी तफसील से, उसके बाद उस पर कोई और बयानिया देना बनता नहीं है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।
है।